नमस्कार दोस्तों। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक अमीर परिवार में पैदा हुए हो, आपके माँ बाप अमीर हैं, तो आपकी जिंदगी तो सेट है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या बाकी लोगों के लिए ये थोड़ा अनफेयर नहीं हो गया कि आपको बैठे बिठाए आपके माँ बाप के कमाए पैसे मिलेंगे, उनके कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस का आप लाभ उठा सकते हो। इस तरह का नेपोटिज्म ऑलमोस्ट हर फील्ड में देखने को मिलता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या बॉलीवुड हो। लेकिन इसे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इस चीज को रोका जा सकता है, इसके सॉल्यूशन के तौर पर कुछ लोग सजेस्ट करते हैं एक इनहेरिटेंस टैक्स। यानी जब आप अपने मां बाप का पैसा और दौलत इनहेरिट करोगे तो उस पर कुछ टैक्स लगना चाहिए। वैसे ये एक ऐसा टैक्स है जो एक समय इंडिया में हुआ करता था लेकिन आज नहीं है। ऐसा क्यों है, क्या इसके फायदे नुकसान हो सकते हैं और दुनिया के बाकी देशों में कैसे इस इनहेरिटेंस टैक्स को लगाया जाता है, आज के इस वीडियो में आइए इस टॉपिक को गहराई से जानते हैं। The topic of inheritance tax has raised its ugly head. IT, inheritance tax, does that scare the daylights out of you? In India, we work so that our children and grandchildren, it's for them. तो रॉबिनहुड की तर्ज पर मोदी सरकार ने अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को देने की नीति बनाई है। वैसे इस इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा 2019 के बजट से पहले काफी सुनने को मिली थी। मीडिया में काफी बात चल रही थी कि मोदी सरकार इस इनहेरिटेंस टैक्स को इस बजट में इंट्रोड्यूस कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में एक्चुअली में नया नहीं है। इससे काफी मिलती जुलती चीज 1953 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, द एस्टेट ड्यूटी एक्ट ऑफ 1953। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान के नाम पर अगर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो उनकी डेथ के बाद पास ऑन करी जाती उनके बेटे या बेटी को, तो उस पर एक एस्टेट ड्यूटी लगती, एक तरह का टैक्स लगता। यह टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स था, यानी जितना ज्यादा अमाउंट होता उतना ज्यादा टैक्स लगता। जैसे इनकम टैक्स होता है, 5% से यह शुरू होता था और 40% तक यह टैक्स जाता था। लेकिन काफी सारी एग्जेम्पशंस भी थी इस टैक्स में। जैसे कि अगर आपका एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम की है, तो आपको ये इनहेरिटेंस टैक्स, ये एस्टेट ड्यूटी नहीं भरनी थी। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए थी, या फिर इंश्योरेंस का पैसा था, या फिर हाउस होल्ड गुड्स थे, या किताबें थी, या आर्टवर्क्स थे, या कपड़े थे, इन सब चीजों पर ये एस्टेट ड्यूटी नहीं लगती। ये भी एग्जेम्पशंस की कैटेगरी में थी। अगले आने वाले कुछ सालों में 1960s-70s में इस टैक्स की अपर लिमिट बढ़ा दी गई थी, लेकिन मार्च 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उस वक्त इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। सवाल यह उठता है कि इस टैक्स को क्यों हटाया गया। इसके पीछे 3 मेन रीजंस बताए जाते हैं। पहला रीजन है कि जो टैक्स से पैसा कमाया जा रहा था, सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा था वो बहुत कम था इनहेरिटेंस टैक्स से आने वाला। दूसरा रीजन है कि लोग बड़ी आसानी से इस टैक्स में लूप होल्स देख लेते थे और इलीगली छुपा देते थे अपनी इनहेरिट की हुई चीजें, लोग अपने एसेट्स को छुपाते थे। और तीसरा रीजन है कि ये लॉ काफी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से बहुत सारे कोर्ट केसेस भी होते थे और सरकार के लिए ये बहुत भारी कॉस्ट पड़ रही थी उन कोर्ट केसेस को फाइट करना या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली इस टैक्स के साथ डील करना। ये खर्चा बहुत था, इसलिए इस टैक्स को हटा दिया गया। अब इसके अलावा 2 और टैक्स हैं जो काफी सिमिलर है इनहेरिटेंस टैक्स से, जो इंडिया में लगाए गए थे या अभी भी लगाए जा रहे हैं। पहला है वेल्थ टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स था जो आपकी पूरी दौलत पर लगाया जाता था। अगर आपके पास जो संपत्ति है वो 30 लाख से ज्यादा की थी, तो आपको 1% का टैक्स भरना पड़ता था उस पर। इसमें एक ही स्लैब था 1% का। इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में बाय द वेल्थ टैक्स एक्ट, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया। यहां पर इस वीडियो में मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग मानते हैं अगर इनहेरिटेंस टैक्स होगा और वेल्थ टैक्स भी है तो ये डबल टैक्सेशन हो गई सेम चीज की। अगर आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हो, मान लो 1 करोड़ की, तो आपको उस पर हर साल वेल्थ टैक्स भरना पड़ेगा, और जब आप वो प्रॉपर्टी अपने बेटे बेटियों को दोगे तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ये एक तरह से डबल टैक्सेशन हो गई। लेकिन अभी के लिए वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया है। दूसरा है गिफ्ट टैक्स। जब आप किसी को कोई भी बहुत महंगा गिफ्ट देते हो, उस पर जो टैक्स लगेगा। इस गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में, और यहां पर यह मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग क्या करते थे, लोग इनहेरिटेंस टैक्स को देना अवॉइड कर देते थे इस गिफ्ट टैक्स के लूप होल के जरिए। होता क्या था, अगर मान लो आप बूढ़े हो रहे हो, आपको पता है आप 5-6 साल ही और जियोगे,
तो आप अपनी डेथ का वेट करने की जगह आप अपने बेटे बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो, ताकि आपकी डेथ का वेट ना किया जाए और वो इनहेरिट ना करे प्रॉपर्टी को, आप उन्हें गिफ्ट कर दो प्रॉपर्टी को। तो ये करने से आप अवॉइड कर जाओगे इनहेरिटेंस टैक्स पे करना। लेकिन ये भी एक ऐसा टैक्स है दोस्तों जो पहले हुआ करता था। 1 अक्टूबर 1998 से इंडियन गवर्नमेंट ने इस गिफ्ट टैक्स को खत्म कर दिया। उसके बाद से जितने भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि 2004 में एक नया प्रोविजन जरूर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप 50,000 से ज्यादा का एक साल में गिफ्ट रिसीव करते हो तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन फर्क यह है, इस नए वाले रूल में फैमिली मेंबर्स एग्जेम्प्ट हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को बिना टैक्स पे करे गिफ्ट दे सकते हो। तो इंडिया में आज के दिन सिचुएशन यह है कि बड़ी ही आसानी से फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं बिना टैक्स की चिंता करे। कोई इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं नेपोटिज्म बहुत कॉमन है। अमीर परिवार में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ज्यादा लकी हैं और शायद बाकियों के लिए ये अनफेयर है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इनहेरिटेंस टैक्स को इंडिया में वापस से रीइंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दूसरी कंट्रीज को हमें देखना होगा। यह देखना होगा कि बाकी देशों में इनहेरिटेंस टैक्स कैसा चलने लग रहा है, क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो अनसरप्राइजिंगली काफी देश हैं दुनिया में आज के दिन भी जहां पर इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट करता है, या फिर इनहेरिटेंस टैक्स से ही मिलते जुलते कई टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका में एक यूनिफाइड गिफ्ट और एस्टेट टैक्स है। अमेरिका में कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को गिफ्ट देता है, चाहे वो उसका कोई फैमिली मेंबर भी क्यों ना हो, इस पर एक गिफ्ट टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें एग्जेम्पशन लिमिट है $15,000 पर ईयर। तो $15,000 पर ईयर से कम का गिफ्ट है तो चलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा एस्टेट टैक्स, किसी की डेथ के बाद अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट करी जाती है किसी के द्वारा तो उस पर टैक्स रेट लगता है 40% का। अब 40% बहुत ही बड़ा टैक्स लगेगा आपको सुनने में, लेकिन इसमें एग्जेम्पशन लिमिट बहुत हाई है। मतलब इस टैक्स की चिंता सिर्फ बहुत बहुत अमीर लोगों को करनी है, आम जनता को नहीं। अर्ली 2000s के अराउंड ये रूल था कि $1 मिलियन से कम की एस्टेट है तो उस पर कोई टैक्स नहीं भरना। 2009 में इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 3.5 मिलियन तक कर दिया गया। उसके बाद और बढ़ाकर इसे $5 मिलियन तक कर दिया गया। और 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो इस एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर $11.5 मिलियन तक कर दिया गया। मतलब $11.5 मिलियन से ज्यादा एस्टेट की कीमत पर ही ये एस्टेट टैक्स भरना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए। अगर एक मैरिड कपल है तो उसके लिए ये एग्जेम्पशन लिमिट $23 मिलियन की है। तो अगर कोई अमीर भी है तो भी शायद उसे ये टैक्स ना भरना पड़े। ये सिर्फ 0.01% सुपर रिच लोगों को चिंता करनी है इस टैक्स की। इसी की वजह से 2019 में अमेरिका में सिर्फ 2570 टैक्सेबल एस्टेट टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए थे। तो सिर्फ 2500 लोगों ने इस एस्टेट टैक्स को भरा था। लेकिन क्योंकि ये 40% का टैक्स है और इतनी कीमत से ऊपर लग रहा है, तो जो रेवेन्यू सरकार को मिला था इससे वो $13.2 बिलियन का था। तो सरकार की बहुत कमाई भी हुई थी इससे। अब जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए में, डेमोक्रेट्स जिस पार्टी से जो बाइडेन है, उन्होंने प्रपोज किया है कि इस एग्जेम्पशन लिमिट को कम कर दिया जाए, फिर से इसे $5 मिलियन तक ले आ दिया जाए, जो 2010 में एग्जेम्पशन लिमिट हुआ करती थी। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो इस टैक्स से $52 बिलियन सरकार कमा सकती है अगले 5 सालों में। अब $13.2 बिलियन सुनने में काफी बड़ा नंबर लगता है, लेकिन रियलिटी में यह है 0.5% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू जो सरकार के पास आता है अप्रोक्सीमेटली। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में 40% का इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट करता है आज के दिन, लेकिन इस टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट है सिर्फ £325,000। तो ये लिमिट काफी कम है। मतलब जो आम आदमी है या थोड़ा अपर मिडिल क्लास आदमी भी है, उसको भी ये टैक्स भरना पड़ेगा। हालांकि एक और एग्जेम्पशन इसमें यह है कि अगर आप हस्बैंड किसी अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहा है तो उस पर यह टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट करवाई जा रही है तो उसकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाकर £500,000 तक है। अब यूके में जो इनहेरिटेंस, गिफ्ट और एस्टेट टैक्सेस से आने वाला पैसा है वो यूएसए से थोड़ा सा ज्यादा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू, लेकिन ये भी सिर्फ 0.6-0.7% के आसपास ही है। ओवरऑल यूरोप को देखा जाए तो ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आज के दिन एक इनहेरिटेंस टैक्स या एस्टेट टैक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री की एग्जैक्टली कितना टैक्स है और कितनी एग्जेम्पशन लिमिट है। लेकिन एक चीज जो काफी कॉमन है इन सारी कंट्रीज के बीच में वो है कि कितना परसेंटेज रेवेन्यू सरकार का इन टैक्सेस से आता है। ये सब का जो रेंज है ये अराउंड 0.5 to 1% है।
कुछ कंट्रीज यहां पर एक्सेप्शनल है, जैसे कि फ्रांस या फिर साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज, जहां पर इनहेरिटेंस टैक्स या एस्टेट टैक्स से आने वाला रेवेन्यू 1% से ज्यादा है टोटल टैक्स रेवेन्यू का। फ्रांस का इनहेरिटेंस टैक्स थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करता है। जिस आदमी की डेथ हुई है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये टैक्स कैसे पे किया जाएगा उसके सीएस के द्वारा, बल्कि इस टैक्स को लगाया जाता है बेनिफिशियरी की साइड पर। जो आदमी फायदा उठा रहा है उस इनहेरिटेंस का, उसे टैक्स पे करना पड़ता है। यह भी एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, इसकी रेंज है फ्रॉम 5% टू 60%। यहां पर भी अगर एक हस्बैंड वाइफ इनहेरिट कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स नहीं भरना, लेकिन बच्चों को अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज पास ऑन करी जा रही है तो उसकी टैक्स फ्री अलाउंस सिर्फ 100,000 यूरोस की है। यानी फ्रांस में ये एग्जेम्पशन की लिमिट काफी कम है। यहां पर लिटरली मिडिल क्लास लोगों को भी ये टैक्स भरना पड़ता है, उनको भी इस टैक्स से जूझना पड़ता है। दूसरी तरफ इंडिया जैसी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पहले ये टैक्स हुआ करता था, अब नहीं होता, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, सिंगापुर, मेक्सिको, केनिया, इजराइल का एग्जांपल लेते हैं। इजराइल की जो इकोनॉमी थी साथ ही लिबरलाइज की थी इंडिया और इजराइल का इंडिपेंडेंस अराउंड द सेम टाइम ही हुआ था, और इंडिया ने जहां 1985 में इस टैक्स को अबॉलिश किया था, इजराइल ने 1981 में किया था। इस टैक्स को हटाने के रीजंस काफी सिमिलर थे। दोनों देशों की इकोनॉमीज अभी लिबरलाइज नहीं करी थी, यानी एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर नहीं था, तो ज्यादा सुपर रिच लोग नहीं थे। कुछ लोग तो थे सुपर रिच, लेकिन ज्यादा संख्या नहीं थी उनकी। इसी रीजन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा आ रही थी इजराइल के लिए, जैसे इंडिया में हो रहा था। लॉ काफी कॉम्प्लिकेटेड था और जो पैसा आ रहा था वो ज्यादा नहीं आ रहा था। अब नॉर्वे जैसी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को हटा दिया है, लेकिन वहां पर वेल्थ टैक्स एग्जिस्ट करता है 0.85% का। कई सारे बड़े अमीर फेमस लोग भी हैं जिन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को ओपनली सपोर्ट किया है, जैसे कि बिल गेट्स, जो अपने आप को बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ एस्टेट टैक्स बताते हैं। इसके अलावा वॉरेन बफेट, जब उनसे पूछा गया कि 2017 में कि क्या एस्टेट टैक्स को खत्म कर देना चाहिए यूएसए में, तो उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ी गलती होगी ऐसा करना। सेल्स फोर्स के को फाउंडर मार्क बेनियोफ कहते हैं कि ये टैक्सेस बढ़ाना पूरे देश के लिए फायदेमंद ही होगा। इसकी वजह से जो हम पैसा जनरेट करेंगे, इससे एजुकेशन और हेल्थ केयर में हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इस टैक्स के फेवर में यही है कि जो इनइक्वालिटी जनरेट होती है कैपिटलिज्म की वजह से, मनी बेगेट्स मनी वाली चीज थी, मैंने एक पुराने वीडियो में भी बताई थी, उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है काफी हद तक और ज्यादा इक्वालिटी लाई जा सकती है सोसाइटी में। कई लोग इस टैक्स को रॉबिन हुड टैक्स करके भी पुकारते हैं, क्योंकि अमीरों से लेना और गरीबों में बांटने वाली चीज हो जाती है ये। और दूसरी तरफ कई लोग इसे नेपोटिज्म टैक्स करके भी बुलाते हैं। एक समय पर इसे पेरिस हिल्टन टैक्स भी कहा जाता था। पेरिस हिल्टन ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं कॉनराड हिल्टन की, जो कि फाउंडर हैं हिल्टन होटल्स की ग्लोबल कंपनी के। कई लोग पेरिस हिल्टन को एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मानते हैं कि कैसे इनहेरिटेंस की वजह से कोई इंसान बैठे बैठाए बड़ा अमीर बन सकता है और फेमस बन सकता है। लोग कहते हैं कि उनके पास ज्यादा कोई एक्टिंग टैलेंट नहीं था, सिंगिंग टैलेंट नहीं था, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतनी सारी वेल्थ इनहेरिट करी, इतना पैसा उनके पास आया, जिसकी वजह से उनके लिए जो स्टार्टिंग लाइन थी वो कहीं ज्यादा आगे थी एक आम आदमी के कंपैरिजन में। अब दूसरी साइड की आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। यहां पर क्या नुकसान हो सकते हैं इनहेरिटेंस टैक्स को लागू करने के, क्यों हमें ये नहीं करना चाहिए। इसके अगेंस्ट जो शायद सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट उठाया जाता है वो ये है कि इससे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो नेग्लिजिबल है। आपने देखा 0.5% से लेकर 1% तक ही रेंज है इसकी, यानी सिर्फ इतने परसेंट टैक्स रेवेन्यू ही जिन देशों में लगाया गया है इनहेरिटेंस टैक्स से आने लग रहा है। ये शायद एक बहुत छोटा अमाउंट है और सरकार को जो काम करना पड़ेगा इसे लागू करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएंगी सरकार को, वो ज्यादा भारी पड़ेंगे। दूसरा, कई बिजनेसमैन आर्ग्यूमेंट उठाते हैं कि ये इनहेरिटेंस टैक्स एक्चुअली में डेथ टैक्स है। हमारे जीते जी हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगाए गए, कभी इनकम टैक्स तो कभी कैपिटल गेन्स टैक्स, और यहां पर मरने के बाद भी जब हम दुनिया छोड़कर जा रहे हैं तब भी एक टैक्स लगाया जा रहा है हम पर। In India, we work so that our children and grandchildren, it's for them. We don't really consume more than a very small percentage of our income. And I think across this room, you can go and look at families. What they spend on themselves personally is a very small fraction. ये बिजनेसमैन कहते हैं कि हम जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में, किसके लिए करते हैं? वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। हम जो अपना पैसा कमा रहे हैं, हमारी मर्जी होनी चाहिए उसे कहां पर स्पेंड किया जाए। हम अगर चाहते हैं वो हमारे बेटे बेटियों को मिले तो ये हमारी चॉइस है, सरकार यहां पर बीच में इंटरप्ट ना करे इस चीज को। अगर उनकी पूरी जिंदगी की कमाई गई संपत्ति पर टैक्स लगाया जाएगा तो ये उन्हें पूरी तरह से डिमोटिवेट कर देगा कि हम शायद क्यों इतना पैसा कमाएं, हम इतनी मेहनत क्यों करें। Anything that dampens the environment for entrepreneurship is not a good idea for India.
That is for sure. तीसरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी उठाया जाता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा अगर लोग पूरे एफिशिएंटली और पूरी मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट ज्यादा फिट नहीं बैठती, क्योंकि जितनी भी स्टडीज करी गई हैं इसको लेकर दिखता है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? आप इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो? आपने दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुन ली, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ, और आप ये भी बताओ आपकी क्या आर्ग्यूमेंट है, फेवर या अगेंस्ट में। तो मेरी राय में बात 3 चीजों पर आकर अटक जाती है। पहला, सरकार को कितना पोटेंशियली रेवेन्यू मिल सकता है इससे। दूसरा, सरकार को कितना खर्चा उठाना पड़ेगा इस टैक्स को मेंटेन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। और तीसरा, इसमें लूप होल्स कितनी आसानी से लोग ढूंढ पाएंगे। अगर गिफ्ट टैक्स नहीं होगा, गिफ्ट देना एक लूप होल रह जाएगा इसे अवॉइड करने के लिए, तो ऑलमोस्ट हर कोई इस टैक्स को अवॉइड कर पाएगा देना, तो इसे लागू करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ये टैक्स लगाया जाएगा तो गिफ्ट टैक्स भी लगाया जाना चाहिए और दोनों की सेपरेट एग्जेम्पशन लिमिट होनी चाहिए। तो फिर सरकार को ये मेजर करके देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि जितना वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इस पर स्पेंड करने लग रहे हैं और जितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या वो वर्थ इट है? हाँ तो इसे लागू करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और तीसरा, फाइनली मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसे लागू करने का कोई फायदा नहीं है अगर इसकी एग्जेम्पशन लिमिट इतनी कम है कि मिडिल क्लास लोगों को यह टैक्स भरना पड़ रहा है। फिर इस टैक्स का जो पर्पस था वो खत्म हो जाता है। इस टैक्स का पर्पस था जो अमीर लोग थे, जो अमीरी में पैदा हुए थे, उसका फायदा उठा रहे थे, उस चीज को अवॉइड किया जा सके। लेकिन अगर मिडिल क्लास लोग भी ये टैक्स पे करने लग गए तो क्या फायदा रहा अगर इसकी एग्जेम्पशन लिमिट इतनी कम हुई जितनी फ्रांस जैसे देश में। लेकिन डेफिनेटली यहां पर कुछ सोचने वाली बातें हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।